हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं मोहम्मद सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 123 पे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन पे बताया था कि टारगेट 2020 यानी ये 15 to 20 डेज का ये टारगेट है जिसमें हम मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके मैथ्स के सारे टॉपिक मैक्सिमम टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, टारगेट 2020 की सीरीज में हमने आज जो हमारा टॉपिक है वो है मैट्रिक्स, जो कि है क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 क्या है? मैट्रिक्स। हिंदी में इसको आव्यूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आव्यूह। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शॉर्ट में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन समझते हैं कि आव्यूह होते क्या है, और फिर इसके बाद हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैट्रिक्स क्या होते हैं, फिर टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कशन करते हैं, और फिर इसके बाद हम इसकी कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आव्यूह मैट्रिक्स क्या है? तो मैट्रिक्स एक प्रकार का हम ये कह सकते हैं कि जब हम कुछ नंबर को, है ना, कॉलम और रो में एक अरेंज करते हैं, एक अरेंजमेंट है एक प्रकार का, और वो अरेंज जब हम कर देते हैं तो वो एक हम ये कह सकते हैं कि एक अरे का निर्माण करता है, एक अरे बनाता है, एक व्यूह रचना बनाती है, या एक अरेंजमेंट है जिसको क्या कहा गया है? मैट्रिक्स कहा गया। यानी कुछ नंबर हमने लिए, जैसे कि मैं कह रहा हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, इस तरीके से। यानी मैंने ये जो है, ये एक क्या है? रो है, पंक्ति, और ये क्या है? कॉलम। इस तरीके से मैंने नंबर को अरेंज कर दिया और उसको मैंने एक ब्रैकेट के अंदर उसको मैंने रख दिया। तो ये जो अरेंजमेंट है, ये जो व्यवस्था है, इसी को क्या कहा गया है? मैट्रिक्स कहा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कुल मिला के संख्याओं का, नंबरों का एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम क्या करें कि नंबर को कुछ पंक्तियों में, मतलब कुछ रो में और कुछ कॉलम में यानी स्तंभ में रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये कहलाती है रो। ठीक है, मैं लिख देता हूं, ये कहलाती है रो, इसको हम हिंदी में बोलते हैं पंक्ति। ठीक है, और ये जो है ये कहलाते हैं कॉलम। ठीक है, स्तंभ, कॉलम, स्तंभ ऐसे लिखते हैं, देख रहे हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉलम और ये रो। ठीक है, तो यानी हमको नंबर में रो और कॉलम में अरेंज कर देना है तो एक मैट्रिक्स बन जाती है। और ये मैट्रिक्स को हम इसमें यहां लिखा जाता है, जैसे कि ये जो मैट्रिक्स है इसमें हम लिखेंगे 2 into 3। अब ये 2 into 3 क्या होता है? 2 into 3 का मतलब ये हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, ये कहलाएगा 2 into 3। अब 2 into 3 कहां से आया? तो हम ये बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है उसमें जो पहला नंबर होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है कि इस मैट्रिक्स में कितनी रो है। देखिए 1 2, तो दो रो है, तो ये 2 लिख लिए। और कॉलम, और जो सेकंड नंबर होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, तो कॉलम कितना है? 1 2 3, तो कॉलम कितने हो गए? 3। तो हम बोलेंगे कि ये जो मैट्रिक्स मैंने लिखा, इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है? 2 into 3 है। समझ में आया? और इसको यहाँ पर नीचे लास्ट में नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आया? यानी जो पंक्ति है उस पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या का जब हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो वो आव्यूह की कोटि को रिप्रेजेंट करता है, आव्यूह की कोटि को दर्शाता है। ठीक है, अब बात आती है कि इस आव्यूह में ये जो नंबर है, अब इसको हम संख्या नहीं कहते। आव्यूह जब यानी अरेंजमेंट जब हो जाता है, मैट्रिक्स जब बन जाता है, तो इन संख्याओं को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स, अवयव। ठीक है, अब हम ये बोलेंगे कि भाई कोई मैट्रिक्स है जिसका हमको ऑर्डर पता है, तो उससे हम इसके नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल सकते हैं, मतलब अवयवों की संख्या बता सकते हैं। 2 into 3 कर लीजिए, कितना हो गया? 6। इसका मतलब है कि इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट रहने वाले हैं? 6। देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, तो आया समझ में? तो यानी ये 2 into 3 यानी पहला जो नंबर है वो रो को रिप्रेजेंट, दूसरा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट पता चल जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने करा कि आव्यूह क्या होते हैं, मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स में रो होता है, कॉलम होता है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे बचाएंगे? नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई करने पर जो भी हमको मिलेगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट कहलाएंगे उस मैट्रिक्स के। ठीक, चलिए, तो ये तो बात हुई कि मैट्रिक्स
की जो रचना थी मैट्रिक्स का क्या है। हाँ, तो मैट्रिक्स में जो भी नंबर होते हैं उसको या तो बिग ब्रैकेट के अंदर लिखना है आपको, यानी ये जो होगा रिप्रेजेंट होगा मैट्रिक्स का। यानी मैट्रिक्स का यदि हम बोले कि संकेत क्या है तो रिप्रेजेंट या किससे करते हैं तो हम बोलेंगे कि इसको बिग ब्रैकेट से कर सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम हम इसका ही इस्तेमाल करते हैं ना। अक्सर इसका ही इस्तेमाल किताबों में भी होगा, बुक्स में भी इसका इस्तेमाल होगा, ये बहुत कम होता है, लेकिन इससे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ पर बिग ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आइए स्टूडेंट्स, अब ये तो मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन की बात हो गई है ना, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। अब तो स्टूडेंट्स अब अपन बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स की, है ना, मैट्रिक्स के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अब टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात थोड़ी सी कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हूँ रो मैट्रिक्स, है ना, हिंदी में पंक्ति आव्यूह। अब पंक्ति आव्यूह क्या होता है? बड़ा सिंपल है कि पंक्ति आव्यूह का मतलब होता है एक ऐसा मैट्रिक्स ले लेना है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल क्या हो, ऐसे क्योंकि मैंने 1 2 3, तो इसमें केवल क्या दिख रहा है हमको? रो दिख रहा है, यानी एक ही रो है दिख रहा है, तो यानी केवल जिसमें रो अकेला हो वो क्या कहलाएगा? रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स में सिंपल है कि एक कॉलम हो जाए तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा, कि एक ही कॉलम दिखाई दे रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जीरो मैट्रिक्स, जीरो या नल मैट्रिक्स। अब जीरो या नल मैट्रिक्स क्या होते हैं? जीरो या नल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। मैंने मैट्रिक्स लिया, है ना। अब ऐसा नहीं है कि इसमें कितने भी ले सकते हैं एलिमेंट, है ना, ठीक। तो इसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, उसको जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या नल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, ये थोड़ा सा समझिएगा स्टूडेंट्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि एक ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर कैसे बनता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर होना चाहिए, तभी वो स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो सेम कहानी ये भी कि हम एक ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6, देखो यहाँ 3 एलिमेंट है और यहाँ 2 एलिमेंट है, तो क्या ये दोनों की लंबाई थोड़ा बराबर रह सकती? नहीं। फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर 7 2 3। अब देखो ये भी नंबर ऑफ यहाँ पर 1 2 3, यानी नंबर ऑफ रो कितनी है? 3। कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम कितने? 3। यानी जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं, यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर होती है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। सीधी सी बात है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जब बराबर हो जाएंगे, तो देखो यदि मैं रो की बात करूं तो 3 एलिमेंट है, तो ये 3 एलिमेंट इधर भी है, तो उसकी लंबाई जो होगी 3 एलिमेंट इधर भी है तो 3 एलिमेंट इधर भी लंबाई उतनी होगी, तो लंबाई और चौड़ाई जब बराबर हो जाती है तो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। ऐसा समझने के लिए अपन, तो यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम यदि सेम है किसी मैट्रिक्स का तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। समझ में आई बात? इसका यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बड़ा सिंपल है। यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब है कि यूनिट मैट्रिक्स, तो यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जिसका डायगोनल पे, है ना, डायगोनल पे जो है वो क्या रहे? 1 रहे। यानी एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल विकर्ण में क्या दिखाई देना चाहिए? 1, उसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट क्या रहे? 0 रहे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आई बात? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हमने सारे मैट्रिक्स के शॉर्ट, और भी मैट्रिक्स होते हैं वैसे तो, लेकिन हमको ज्यादा इस पे नहीं जाना है, ठीक है। ये सिंपल से छोटी छोटी चीजें हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। हाँ, एक बात और कि जो यूनिट मैट्रिक्स होता है इसको हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं? आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ये जो ऑर्डर दिखाई दे रहा है, ये किसका दिखाई दे रहा है? 3 into 3 का दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो 1 2 3 रो है तो ये 3, 1 2 3 कॉलम 3 है तो ये 3, यानी ये जो है वो 3 into 3, यानी जैसी जरूरत होती है वैसा हम यूनिट मैट्रिक्स ले सकते हैं, ठीक है। और ऐसे मान लीजिए 1 0 0 1, तो ये किसका है? 2 into 2, तो ये भी आई ही है, ठीक है, यानी ये भी यूनिट मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें डायगोनल पे 1 है, बाकी 0 है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूनिट मैट्रिक्स में क्या हो सकते हैं? डायगोनल पे 1 हो, बाकी एलिमेंट 0, तो यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। सारे 0 एलिमेंट जिस मैट्रिक्स में, तो वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत टाइप ऑफ मैट्रिक्स में? तो स्टूडेंट्स, ये छोटा सा क्लासिफिकेशन हमने किया, ज्यादा हम नहीं जा रहे हैं इसमें, है ना। तो इतना आपके काम की चीजें हैं, ये जहां ऐसा लगेगा वो कुछ काम करो तो हम बता देंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब करते हैं कुछ आगे। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिस्कशन इसमें भी कर लेते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ रहा है कि दो मैट्रिक्स यदि हमने लिए और दोनों मैट्रिक्स में यदि उनके एलिमेंट सेम होते हैं तो हम उसको कहते हैं
कि वो दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, सेम है, यानी अवयवों की समानता की यदि बात हो। तो जैसे कि समझिएगा थोड़ा सा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, और यही मैंने एक और मैट्रिक्स लिख दिया 1 4 9 60। तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम है यानी बिल्कुल है, 1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16, ये आएगा। तो हम कह सकते हैं कि मान लीजिए a बराबर ये, b इज इक्वल टू ये दिए, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हम बोलेंगे कि a इज इक्वल टू b, यानी हम कह सकते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स यदि इक्वल हैं, ठीक है, कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स को हम कोई भी कैपिटल लेटर के इक्वल लेते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन जब हम करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को यदि किसी के इक्वल मतलब हम कुछ मानेंगे, हम बोलेंगे कोई भी कैपिटल ले सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ कहा कि a इज इक्वल टू, ये रिप्रेजेंटेशन है कि कोई मैट्रिक्स को हम इस तरीके से दर्शाएंगे, ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स सिंपल क्या, कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब संगत, पहला एलिमेंट है, इसका पहला एलिमेंट ये बराबर होंगे, इसका दूसरा एलिमेंट ये है, ये इक्वल होंगे, ठीक है। दूसरी पंक्ति का पहला एलिमेंट यानी दूसरे रो का पहला एलिमेंट दूसरे रो का पहला एलिमेंट इक्वल होंगे, दूसरे एलिमेंट का दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट दूसरे रो का दूसरा एलिमेंट सेम रहेंगे, यानी ये इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग, ठीक है, संगत अवयव बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने मैट्रिक्स के बारे में कुछ भी बातें आपको बताया, तो एक और बात छोटा सा मेरे दिमाग में आया, जैसे मैं लिख रहा हूँ कि A11 A12 A13 A21 A22 A22। अब बात यह आती है कि 11 12 13 ऐसा क्यों लिखा जा रहा है ना, इसको थोड़ा समझिएगा। इस संकेत का ये एक प्रकार का, ये तो हमने एक साइन लिए हैं, लेकिन ये सब क्यों ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। किसी भी एलिमेंट में जो हम नीचे लिख रहे हैं, ये हम इस प्रकार लिखते हैं कि जो पहला रो और ये पहला कॉलम है, तो पहला रो पहला कॉलम, तो बोलेंगे A11, A पहला रो है और दूसरा कॉलम A12, पहला रो दूसरा तीसरा कॉलम, तो इस तरीके से लिखते हैं। इसमें दूसरी रो है, पहला कॉलम, दूसरी रो पहली दूसरी, ठीक है, ये पहली रो ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, ठीक है। दूसरी रो पहला कॉलम 2 1, दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 2, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। नहीं क्वेश्चन में मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लिखा, उसने कहा बताइए A22 की वैल्यू क्या होगी, तो मतलब A22 का मतलब क्या होगा कि वो कौन सा एलिमेंट जानना चाह रहे हैं, कि वो A22 का मतलब 2 रो में आया हो और 2 कॉलम में, वो एलिमेंट बताना है, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन लिया और हम अब जो भी चीजें आएंगी मैट्रिक्स में, हम प्रॉब्लम लेके ही समझेंगे कि उसमें जो भी चीज, जैसे कि ऐड कैसे करना, माइनस कैसे करना, एलिमेंट की वैल्यू कैसे करना, सारी चीजें हम प्रॉब्लम से समझना है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिया मैंने, जल्दी से देखिएगा। एक मैट्रिक्स मैंने लिखा, इस मैट्रिक्स में कितनी रो दिख रही, 1 2 3 3 1 2 3 4, यानी 3 into 4, ये क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। 3 into 4 12 एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे 12, ठीक है। लेकिन ये नहीं, हमसे पूछा क्या, A14 A22 A32 A34 की वैल्यू बताना, बहुत आसान। A14 मतलब पहला नंबर जो होता है वो रो के लिए और दूसरा कॉलम के लिए, 1 पहला रो और चौथे कॉलम में क्या आया, पहली रो ये, और कॉलम को चौथे नंबर में 1 2 3 4, ये पहले रो और चौथे कॉलम में, यानी इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, -1। आंसर लिख के आप खुद लिख लेंगे, मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ। 2 2 यानी दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो ये दूसरा कॉलम मतलब 1 2, ये आगे दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ठीक। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5। इसी तरीके से तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम 7, इसकी वैल्यू होगी 7। तीसरी रो चौथा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम, आंसर, ठीक है, सिंपल है। इस तरीके से आप फाइंड कर लें, ठीक। चलिए अब दूसरी वैरायटी क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन और मैंने लिया। ये क्वेश्चन है कि हमको ये दो मैट्रिक्स दिए हैं, इक्वल है दोनों मैट्रिक्स, देखो इज इक्वल टू लगा है, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, इक्वल है। तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। मैंने अभी बताया आपको इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि यदि दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, यदि इक्वल दिए हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान से लिखिएगा, है ना, ठीक है। ये लिख लेंगे, चूंकि करके आप ये लिख लेना सबसे पहले, है ना। फिर हम यहाँ पर ये बात लिखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, आप खुद लिख लें कि क्या, कि भाई ये दोनों क्या है, मैट्रिक्स इक्वल है,
सो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होंगे, इक्वल। हम लिखेंगे टू मैट्रिक्स आर इक्वल, सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, ये लिख लेना। तो इसका मतलब है कि ये वाला एलिमेंट, ये पहला एलिमेंट है इसका, ये हो गया 2x प्लस 1, और इसका पहला एलिमेंट ये दोनों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हुए, इज इक्वल टू, यानी इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट इस मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट इक्वल होंगे, इज इक्वल टू x प्लस 3। अब इसको इधर ला लिए तो 2x माइनस x इज इक्वल टू 3, इधर गया तो माइनस 1, 2x में से कितना गया x और 3 आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 2। ठीक है, अब y की वैल्यू चाहिए तो हमको इसकी कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, अब हम सीधे y वाले में पहुंच जाते हैं। तो यदि इसका कंपेयर करेंगे तो क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लिखा है 26, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 26, और ये कहेगा था माइनस 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 5। सिंपल, ऐसा में नोट कर लीजिए जल्दी से। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और लिया हमने मैट्रिक्स का, ये है कि a इज इक्वल टू हमको दिया है 1 0 0 1 एंड b इज इक्वल टू दिया है 0 -1 1 0, तो हमें 2a प्लस 3b की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, शॉर्ट में मैंने क्वेश्चन को लिखा है, आपके पास बुक है, क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सबसे पहले गिवन करके आपका काम लिखना, मैं बता चुका हूँ, गिवन करके a इज इक्वल। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स, हमको जो निकालना है उसी की बात कर लेते हैं। 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 2 इंटू a की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं 1 0 0 1 प्लस 3, b की वैल्यू क्या है 0 -1 0। देखो गुणा करना बड़ा सिंपल है, यदि किसी नंबर का किसी मैट्रिक्स पे गुणा कर रहे हैं, सिंपल गुणा है जैसा होता है, यानी सारे एलिमेंट्स में इसका गुणा कर दीजिए। तो 2 1 जा हो गया 2 0 0 2, ठीक है, प्लस 0 -3 0। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये आ गया, अब प्लस करना है, तो अब इससे हम दूसरी चीज, एक चीज तो नहीं सीख गए कि भाई किसी का नंबर का किसी स्केलर कोई हमारे पास क्वांटिटी है या स्केलर नंबर है, उसका गुणा यदि करना है कैसे गुणा करना, सिंपल है, सारे एलिमेंट में गुणा करते हैं। अंदर यदि किसी का अंदर जा रहा है, अंदर से बाहर निकालेंगे तो सारे एलिमेंट्स में कुछ कॉमन निकालो तो बाहर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये तो गुणा करना भी सीख गए यहीं पर, मतलब किसी एलिमेंट किसी एक स्केलर एलिमेंट का गुणा करना। अब दूसरा यहाँ पर प्लस, मतलब अब दो मैट्रिक्स को ऐड करना भी सीख रहे, ध्यान समझिएगा ना, दो चीज एक साथ सीख रहे हैं। इसमें ऐड करना बिल्कुल सिंपल है कि दो मैट्रिक्स को जब हम ऐड करेंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, बस और कुछ नहीं। यानी तो ये पहला एलिमेंट है और ये पहला एलिमेंट है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 2 + 0 क्या हो गया 2। अब इस मैट्रिक्स का ये दूसरा एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या आ रहा है -3 आ रहा है, तो 0 - 3 क्या आ गया -3, 0 - 3 क्या आ गया -3, 2 + 0 क्या आ गया 2, और ये इसका क्या आ गया आंसर, खत्म हो गया सब। आया समझ में आया? ठीक, तो बिल्कुल सिंपल है, गुणा करना है, पूरे एलिमेंट में गुणा कर दीजिए, कॉमन भी पूरे एलिमेंट से निकलेगा, और जोड़ना है, ऐड करना है किसी मैट्रिक्स को तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमको ऐड करना है। माइनस में भी सिंपल है, यदि माइनस करना होता है तो 2 - 0 0 - -3 कर दे, ठीक है, 0 - -3 2 - 0, यानी माइनस भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में होगा। ठीक है, बताने की जरूरत तो नहीं है, सिंपल उसी तरीके से हमने जोड़े उसी तरीके से हटा देंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर और क्वेश्चन करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमने एक क्वेश्चन और लिखा है यहाँ पर मैट्रिक्स का, कैपिटल X + Y = 5209 एंड X - Y = 36 0 1। ये हमें गिवन है और X और Y की वैल्यू बतानी है, यानी मैट्रिक्स ही फाइंड करना है कि X मैट्रिक्स और Y मैट्रिक्स क्या होगा, ये दो हमारे पास कंडीशन दी गई है। चलिए स्टूडेंट्स, बहुत आसान है सॉल्व करना। जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है गिवन उसको लिख लेंगे, तो ये हो गया X + Y = क्या दिया हमको 5209 और X - Y क्या दिया है उसको लिख लेते हैं हम 360 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? हाँ, अब स्टूडेंट देखिए, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब हमको क्या करना है, X और Y फाइंड करना। तो देखो कुछ इक्वेशन टाइप दिखाई दे रही है क्या, जैसे 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन हम सॉल्व करते थे 9 10 में, वैसे ही दिख रही है। सिंपल तरीका है, यदि हमको x चाहिए तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो ऐड जब करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, ये दोनों इक्वेशन को यदि हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। मैट्रिक्स ऐड करना हम सीख चुके हैं, मैट्रिक्स को x से ऐड किया जाता है, और इसको ऐड करने का क्या फायदा कि ये +y - y कैंसिल हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू यहाँ निकल जाएगी। तो हम बोलेंगे कि हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं ना, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, चलिए तो जैसे हम ऐड करेंगे तो X + Y लेफ्ट हैंड साइड ऐड होता है, मैं बता चुका हूं पहले भी कई बार, जब हम इक्वेशन को ऐड करते हैं या माइनस करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो 5209 + 360 -1।
अब देखिए ये y से ये y कैंसिल हो गया, x और x कितना हो गया 2x इज इक्वल टू 5 प्लस 3 कितना हो गया 8, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो गया ना, 2 प्लस 6 ये हो गया 8, 0 प्लस 0 0 9 प्लस माइनस 1 तो माइनस हो गया, तो 9 माइनस 1 कितना हो गया 8। ठीक है, अब हमको x चाहिए, 2x तो ना चाहिए, तो 2 का हम पक्षांतर कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा ये 1/2 8 0 8 8। अब ये 1/2 को अंदर बचा देंगे तो गुणा मतलब 1/2 का, तो 1/2 मतलब 8/2, 8/2 को क्या लिख लेंगे 4, 8/2 4, 0/2 0, 8/2 4, और ये किसकी वैल्यू आ गई x की, यानी x की जो मैट्रिक्स हमें मिला वो मिला 4 4 0 4। आया समझ में। इसी तरीके से अब हमको क्या करना है y फाइंड करना है। तो y जो है बहुत आसान है कि हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पर x की जगह पे जो हमने वैल्यू निकाले हैं वो पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऐसे कर देते हैं, सॉल्व कर लेते थे, एक वैल्यू निकाल लेते थे और उसको फिर हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये भी तरीका। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है जैसे हमने इसको ऐड किए हैं, एक अभी ऐड किए थे, अब माइनस कर दीजिए, माइनस करने पे भी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। तो x की वैल्यू आ गई थी, हमने ऐड किए थे, अब हमको क्या करना है माइनस। तो अब हम क्या करते हैं x की वैल्यू क्या आई थी है ना, पुट द मतलब x की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं ना, बाय इक्वेशन फर्स्ट x की वैल्यू क्या आई थी 4 4 0 4। ठीक है, प्लस y इज इक्वल टू 5 2 0 9। ठीक है, तो y इज इक्वल टू इसका ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 5 0 2 9 माइनस 4 0 4 4। माइनस करते हैं वैसे जैसे ऐड किए थे वैसे माइनस, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में 5 माइनस 4 1 2 माइनस 4 माइनस 2 0 माइनस 0 0 9 माइनस 4 5, और यही इसका क्या आ गया आंसर। x की वैल्यू हो गई 4404 जो हमने निकाले थे, और y की वैल्यू क्या हो गई 1 माइनस 2 0 5। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पहली चीज तो ये है कि मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब आप ये मान के चलें कि आपको सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करना है। कॉपी बना दीजिए जल्दी से, और जितने क्वेश्चन में करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन को अपना कॉपी में नोट कीजिए, और फिर उसकी हेल्प लेके आपको बाकी क्वेश्चन भी लगाने हैं जो आपकी बुक है आपके पास है, उसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, और क्वेश्चन को इनकी हेल्प लेके आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको दे भी रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने आज का जो वीडियो में सीखे, हमने क्या सीखे हैं कि किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करना है ना, दो मैट्रिक्स को ऐड करना सीख लिए है ना, माइनस करना भी सीख लिए। ठीक है, और यदि दो मैट्रिक्स इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, उसके भी कैसे यूज करना, उसके से हमको कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो भी सीख लिए। तो आज जो हमने चीजें सीखे उसको आप बहुत अच्छे से करिए। एक अगला वीडियो जो होगा उसमें हम और क्वेश्चन करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में हम मैट्रिक्स के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन को खत्म कर दें, और अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो बस मैं तो आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क भी दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, और फिर अगला वीडियो जरूर देखें। ये पार्ट फर्स्ट है, अगला जो पार्ट सेकंड होगा। तो इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 से 3 वीडियो में हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाए। बस आप नोट कीजिए और उसको सॉल्व करते रहिए, और कहीं दिक्कत जाती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छे से करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू। चलिए स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको कराया उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना, जो हमने करे हैं उसी के टाइप के हैं। बस आप यदि मैंने जो क्वेश्चन कराया उसको देख लेंगे तो ये आसानी से बन जाएंगे। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि इनके अलावा भी करें, लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना तो जरूर करें। ठीक है, मैट्रिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ लिखा ए इज इक्वल टू दिया है, बी इज इक्वल टू दिया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी फाइंड करना। तो मिला के हमको एक बार इन दोनों को ऐड करना है और एक बार इन दोनों को माइनस। ऐड कैसे किया जाता है, माइनस कैसे किया जाता है बताया हूँ, आप देखें जरूर बन जाएगा। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई हमको दिया है, एक्स और वैल्यू फाइंड करना। अब भी किए हमने क्वेश्चन है ना, कि भाई ये इक्वेशन दी गई है। ठीक है, ये पहली इक्वेशन है, इस सेकंड इक्वेशन है, दोनों को एक बार ऐड कर दीजिए, y कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए, y मिल जाएगा। ठीक है, इसमें अब ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है हमको कि 2x z y ये दिया पूरा इक्वेशन। तो कुछ नहीं करना, पहले अंदर गुणा कर देना सारे। जैसे ये 2 है, इसका अंदर गुणा कर लीजिए, 3 का अंदर गुणा कर लीजिए, इसका अंदर गुणा कर लीजिए, फिर इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, जैसे ऐड है ना, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इज इक्वल टू ये। अब 2 मैट्रिक्स बन जाएंगे, ऐड होने के बाद एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ये एक मैट्रिक्स बन जाएगा।
ठीक है। अब फिर दोनों क्या इक्वल लगा मतलब दो मैट्रिक्स इक्वल, और दो मैट्रिक्स इक्वल मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। कंपेयर कर दीजिएगा और x, z, y और t की वैल्यू इस इक्वेशन में फाइंड करनी है। यानी ये जो कंडीशन दी गई है इसमें हमको निकालना क्या है, x, z, y, t की वैल्यू फाइंड करनी है। यानी जहां पर ये जो वेरिएबल दिए गए हैं उसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। क्वेश्चन मैंने शॉर्ट में लिखे हैं ना आपको। अब जैसे ये दिया, इसको कहा गया सिंपल कीजिए, इसका सिंप्लीफिकेशन कीजिए, यानी इसको सॉल्व करना कुल मिला के। तो पहले क्या करें, cos थीटा का अंदर गुणा कर लीजिए। cos थीटा कैसे होगा, cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, cos स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से इसका भी अंदर गुणा कर लीजिए। फिर दो मैट्रिक्स हो गए, प्लस है, ऐड कर दीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड हो जाएंगे। और फिर इसमें हो सकता है कि एक यहाँ पर आइडेंटिटी लगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर। यदि ये कहीं पर आए इसमें, तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज रहेगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो उसकी जगह पे आपको क्या लिख लेना है, वन लिख लेना है, ठीक है। और यदि मान लीजिए कहीं ऐसा आ जाए 1001, तो आप इसका आंसर आई भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने बताया था क्योंकि 1001 जो है वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है इसको I2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो 2 into 2 दिख रहा है, 3 into 3 का भी बताया था मैंने, तो इसको I3 लिखा जाता है, 3 into 3 आता है, तो ये I अकेला भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये नहीं है डायरेक्ट सीधे हम क्या लिख लेंगे I, और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जरूर आप करें प्रैक्टिस, और कोई दिक्कत आए तो हमें बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, और टारगेट 2020 को बहुत अच्छे से अचीव करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।